जी, अस्सलाम वालेकुम. This is Ali Ahmad from 48th Common, your instructor for international law, and our today's lecture is on definitions of international law. So let's begin. इससे पहले कि हम definitions की तरफ जाएं, अक्सर किताबों में इंटरनेशनल लॉ को लॉ ऑफ नेशंस के नाम से लिखा जाता है. तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. इंटरनेशनल लॉ हो या लॉ ऑफ नेशंस हैं, ये दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किए जाते हैं एंड दे आर सिनोनिमस टर्म्स. इंटरनेशनल लॉ की जो टर्म थी जी, ये जेरेमी बेंथम साहब हैं, जो हु इज़ अ वेरी फेमस जूरिस्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ. ही इंट्रोड्यूस दिस टर्म बैक इन 1789. उससे पहले इंटरनेशनल लॉ को लॉ ऑफ नेशन के नाम से याद किया जाता था. इसकी वजह यहाँ बताता चलूँ, वो ये थी कि क्लासिकल या ट्रेडिशनल जूरिस्ट थे, उनका ख्याल ये था कि इंटरनेशनल लॉ प्योरली स्टेट्स के रिलेशंस को रेगुलेट करता है. लिहाजा उन्होंने इसको मद्देनज़र रखते हुए लॉ ऑफ नेशंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया. लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, and with the development of international systems, other actors such as individuals, multinational corporations and NGOs also became subjects of international law. तो इस रेवोल्यूशन के हिसाब से लॉ ऑफ नेशंस की जगह इंटरनेशनल लॉ की स्टेटमेंट ज़्यादा रेलेवेंट बनती है. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम आते हैं जी डेफिनेशंस की. इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट के बाकी सिलेबस को कवर करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम इसकी डेफिनेशंस को समझें. दीज डेफिनेशंस विल नॉट ओनली हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बट दे विल ऑल्सो अप्रेज अस ऑफ द वेरियस एवोल्यूशंस दैट इंटरनेशनल लॉ हैज़ गॉन थ्रू ओवर द ईयर्स. अब ये भी बताता चलूँ कि ये जो यहाँ पे लिस्ट दी गई है डेफिनेशंस की, दिस इज़ बाय नो मीन्स एग्जॉस्टिव. बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे जो डेफिनेशंस गिवन हैं वो मेरे ओपिनियन में दे पेंट अ ट्रू पिक्चर ऑफ इंटरनेशनल लॉज एवोल्यूशन थ्रू आउट द ईयर्स. पहली डेफिनेशन जी दी गई थी विलियम एडवर्ड हॉल साहब की तरफ से, who was a 19th century English jurist, and I read his definition, which goes like, international law consists of certain rules of conduct which the modern civilized states regard as being binding on them in their relations with one another. अब यहाँ पे जो काबिल गौर चीज़ें हैं, वो सबसे पहले स्टेट्स का जिक्र किया है विलियम साहब ने, और दूसरा बाइंडिंग फोर्स का जिक्र किया है. तो इसका मतलब ये था कि एडवर्ड हॉल साहब की नज़र में इंटरनेशनल लॉ सिर्फ वही रूल्स थे जो कि स्टेट्स पे अप्लाई होते हैं, नंबर 1, और नंबर 2 ये इनकी कंसेंट से अप्लाई होते हैं. दूसरी डेफिनेशन जो है हमारे पास वो जेम्स लेस्ली ब्रायरली साहब की है, who was a 20th century English jurist, and I read his definition: the law of nations or international law may be defined as body of rules and principles which are binding upon civilized states in their relations with one another. अब इन्होंने दोनों टर्म्स को यूज़ किया है, इंटरनेशनल लॉ और लॉ ऑफ नेशंस को, नंबर 1. दूसरी बात, इन्होंने दोबारा स्टेट्स का तज़किरा किया है. यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स या दूसरे सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ को इग्नोर किया गया है. यहाँ पे काबिल गौर बात दोनों डेफिनेशंस में है सिविलाइज्ड लफ्ज़ की. अब इसकी काफ़ी क्रिटिसिज्म इन दोनों डेफिनेशंस पे आई कि आया यहाँ पे सिविलाइज्ड का क्या मतलब है, और ये कौन तय करेगा कि कौन से ममालिक सिविलाइज्ड हैं और कौन से ममालिक सिविलाइज्ड नहीं हैं. Moving on to the next slide. अगली डेफिनेशन जो कि सबसे मोतबर डेफिनेशन समझी जाती है, although this is not complete definition, वो जी लॉरेंस ओपनहाइम साहब की तरफ से आई थी, who was a 20th century German jurist, and his definition goes as law of nations or international law is the name for the body of customary or treaty rules which are considered legally binding by states in their intercourse with one another. अब ये डेफिनेशन सतही तौर पे ठीक लगती है, लेकिन इस पे भी काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म आया गया है, जिसमें सबसे पहली बात ये है कि दिस इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू स्टेट्स ओनली. इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स, इंडिविजुअल्स और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, विच इज़ अ बिग लैकिंग ऑन पार्ट ऑफ मिस्टर ओपनहाइम्स डेफिनेशन. दूसरी बात, इसमें जो इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज हैं उनके स्कोप को लिमिट कर दिया गया है. इसमें सिर्फ कस्टम्स और ट्रीटीज़ की बात की जा रही है, हालांकि रिसेंट टाइम्स में और जब से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस्टेब्लिश की गई है, कस्टम्स और ट्रीटीज़ के अलावा दूसरी सोर्सेज भी हैं इंटरनेशनल लॉ के, जो कि हम आगे लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे. तीसरा पॉइंट इसका है इन्फोर्समेंट लिम्बो का. इस डेफिनेशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे हमें ये अंदाज़ा हो कि इंटरनेशनल लॉ की इन्फोर्समेंट कौन करेगा. जैसे कि हमें अंदाज़ा है हमारे म्यूनिसिपल लॉज हैं, उनकी इन्फोर्समेंट के लिए हमारे पास पुलिस का इदारा है, हमारे पास जुडिशरी है, हमारा पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, लेकिन इंटरनेशनल अरीना में इस तरह का कोई सिस्टम इस डेफिनेशन के हिसाब से नज़र नहीं आती है.
आखिरी पॉइंट जो क्रिटिसिज्म में आता है इस डेफिनेशन का, दैट इज़ जो लफ्ज़ का चुनाव है, बॉडी ऑफ रूल्स। दिस गिव्स अ वेरी स्टैटिक कॉनोटेशन टू इंटरनेशनल लॉ। हालांकि हमारे मुशाहिदे में ये चीज़ आती है कि इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट स्टैटिक थिंग, बट रादर इट इज़ अ वेरी डायनेमिक थिंग। हम अगली डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। अब ओपनहाइम साहब की जो डेफिनेशन थी, दैट पिछली डेफिनेशन, इट केम अराउंड इन द 1950s, और बाय 1992 ओपनहाइम साहब जो है उनकी जो डेफिनेशन थी, इट वेंट रिविजन, और जो उनकी नई डेफिनेशन है that included international organizations such as multinational organizations and individuals. And I quote his new definition, which says that international law is the body of rules which are legally binding on states in their intercourse with each other. These rules are primarily those which govern the relations of states, but states are not the only subjects of international law. International organizations and to some extent also individuals may also be subjects of rights conferred and duties imposed by international law. इनके साथ साथ जोसेफ गैब्रियल स्टार्क साहब की डेफिनेशन को भी पढ़ना लाजमी है, हु वाज अ 20th century ऑस्ट्रेलियन जूरिस्ट। इन्होंने ओपनहाइम साहब की डेफिनेशन को एक्सटेंड किया और इन्होंने स्टेट्स, इंडिविजुअल्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ नॉन स्टेट एंटिटीज़ को भी इंक्लूड कर दिया अपनी डेफिनेशन में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ लैकिंग जो कि इस डेफिनेशन में अभी भी रहती है, वो ये है कि आया अगर नॉन स्टेट एक्टर्स के अलावा कोई और एक्टर को इंटरनेशनल पर्सनालिटी ग्रांट कर दी जाती है तो वो इस डेफिनेशन के अंडर कवर नहीं हो रही है। तो हम चलते हैं अपनी आखिरी डेफिनेशन की तरफ, जो कि समझी जाती है कि इंटरनेशनल लॉ की सबसे कंप्लीट डेफिनेशन है। वो दी गई थी जॉर्ज श्वार्ज़नबर्गर की साहब की तरफ से, हु वाज अ 20th century English jurist. His definition of international law goes as like this. International law is the body of legal rules which apply between sovereign states and such other entities as have been granted legal personalities. अब लीगल पर्सनैलिटी की डेफिनेशन जो है वो जानना ज़रूरी है, और उसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी एंटिटी हु इज़ कैपेबल ऑफ पोसेसिंग राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड मेंटेनिंग द सेम बाय ब्रिंगिंग इंटरनेशनल क्लेम इज़ सेड टू हैव लीगल पर्सनैलिटी। और अगर ये सारा काम वो इंटरनेशनल अरीना में कर सके तो उसको कहा जाएगा दैट एंटिटी हैज़ इंटरनेशनल लीगल पर्सनैलिटी। जॉर्ज श्वार्ज़नबर्गर साहब की जो डेफिनेशन है, दिस इज़ द मोस्ट कंप्लीट डेफिनेशन, क्योंकि इसमें दिस इज़ डायनामिक। इसमें अगर स्पेसिफिक लिस्ट नहीं किया गया है इन द शेप ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, इंडिविजुअल्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, इन्होंने अपनी डेफिनेशन में ओपन एंडेड रखा हुआ है किसी भी एंटिटी को जो कि बाद में इंटरनेशनल लॉ के एम्बिट में आ सकती है। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।